हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। अभी तक हमने जो है बात की थी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स की। तो इंग्लिश के हमारे सारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जो कि हिंदी में है, मुक्त सहचर्य प्रयोग। आइए इसको देखते हैं कैसे लिखना है। तो इसमें पहले हम प्रयोग संख्या लिख देंगे 2, फिर उसके बाद प्रयोग का नाम बताएंगे, मुक्त सहचर्य प्रयोग। देन लिखेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यानी कि सैद्धांतिक पक्ष। अब इसमें आप पहले सहचर्य का अर्थ बताएंगे कि सामान्य भाषा में सहचर्य का अर्थ होता है संबंध या संयोजन करना, और मनोवैज्ञानिक भाषा में जब एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होती है या उसके लिए हमारे मस्तिष्क में कोई जो है संबंध बनता है, कोई संयोजन बनता है, तो इसे हम सहचर्य कहते हैं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि जब हम बेसिक शिक्षा का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में गांधी जी का नाम ऑलरेडी स्मरण हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था। ये था सहचर्य के बारे में। अब हम देखते हैं सहचर्य की परिभाषा। तो इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार है ये व्यक्तिगत अनुभवों के दौरान स्थापित मनोवैज्ञानिक फिनोमिना ही सहचर्य है। जब हम कोई पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं तो उस समय जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, मनोवैज्ञानिक फिनोमिना, उसे ही हम सहचर्य का नाम देते हैं। इसकी प्रकृति इस प्रकार की होती है कि एक घटना की उपस्थिति होने से दूसरी घटना स्वतः याद हो जाती है। जब एक कोई इंसिडेंट होता है तो दूसरा हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। देन ये एक और डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। इसके बाद है सहचर्य का संक्षिप्त इतिहास। ये सहचर्य का इतिहास है। सहचर्य का सर्वप्रथम विचार प्लेटो और उनके शिष्य अरिस्टोटल ने व्यक्त किया था। अरिस्टो का विचार था कि हमें एक वस्तु इसीलिए याद होती है कि वह दूसरी वस्तु के समान अथवा विरोधी होती है। इसीलिए ये याद होती है कि दो वस्तुओं का मूल रूप से प्रत्यक्षीकरण एक ही समान या स्थान पर होता है। तो अरस्तु ने ये बताया कि हमें दो वस्तुएं तभी याद रहती हैं या तो वो समान रहती हैं या विपरीत रहती हैं। जॉन लॉक ने 1700 में सर्वप्रथम एसोसिएशन यानी कि सहचर शब्द का प्रयोग किया था। थॉमस ब्राउन ने 1820 में सहचर संबंधी सिद्धांतों और विचारों का स्पष्ट वर्णन किया, किंतु ब्राउन ने अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सहचर्य में प्राथमिक नियम माने और स्वयं कुछ गौर नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। तो इसमें जो है नवीनता का नियम है, प्राथमिकता का नियम है और बारंबारता का नियम है। पावलो ने ये बताया 1934 में कि सहचर्य और अनुबंधन, एसोसिएशन और अनुबंधन जो होते हैं इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग विधि का जो है विकास किया था इन्हीं नियमों के आधार पे। अधिगम के लिए कुछ प्रिंसिपल बताए गए, जैसे कॉलिगिटी, एसिमिलेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्विटेशन। देन है सहचर्य के नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन में हम प्राइमरी नियम देखते हैं, सहचर्य के प्राथमिक नियम। तो इसमें आता है समानता का नियम, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी। जब हम कोई चीज़ को समान देखते हैं, उसमें सिमिलैरिटी देखते हैं, तो उसे लॉ ऑफ कंटिग्यूटी कहते हैं। जैसे दो जुड़वा भाइयों में से एक को देखकर दूसरे की याद आ जाती है।
जब हम किसी ट्विंस को देखते हैं या किसी जुड़वा भाइयों को देखते हैं तो एक को जब देखते हैं तो दूसरे की याद आ जाती है। विरोध का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंट्रास्ट, इसमें दो जो है विरोधी चीज़ों का परस्पर संबंध होता है, जैसे कि सुख और दुख, भला और बुरा, रात और दिन इत्यादि। देन है समीपता का नियम, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी। ये दो प्रकार से हो सकता है, कालगत समीपता यानी कि टाइम के बेसिस पे हमें कोई चीज़ याद आती है, जैसे कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो हम जब धुआं देखते हैं तो हम ये संबंध स्थापित कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगी होगी। फिर है स्थानगत समीपता यानी कि कंटिग्यूटी ऑफ स्पेस। स्पेस को देखकर हम किसी जगह के बीच में संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसमें दो या दो से अधिक विचार जो है या पदार्थ एक ही स्थान के कारण हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हो जाते हैं। सहचर के कुछ गॉड नियम हैं, सेकेंडरी नियम जिसे थॉमस ब्राउन ने दिया था। इसमें है प्राथमिकता का नियम, तो हम जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। पहली बार में हम जितने अच्छे से चीज़ें अनुभव करते हैं वह हमारा एवरलास्टिंग होती हैं, ज़्यादा समय तक हमें स्मरण रहती हैं। नवीनता का नियम, लॉ ऑफ रिसेंसी, यानी कि जो हमने नवीन पढ़ा होता है, रिसेंट में पढ़ा होता है, उसका हमारे दिमाग पे एक छाप हो जाता है, वो चीज़ हमारे दिमाग पर लॉन्ग टाइम तक रहती है। बारंबारता का नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी, हम जिस चीज़ को जितनी बार कर लेते हैं उतना हमारे दिमाग पे वह स्थायी हो जाती है। स्पष्टता का नियम, यानी कि चीज़ जितनी स्पष्ट होगी उस उसका उतनी ही देर तक हमारे दिमाग पर प्रभाव रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, यानी कि हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग है, हर एक इंडिविजुअल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है बौद्धिक स्तर ज़्यादा होता है उसका, तो उसकी स्मरण शक्ति भी ज़्यादा होती है, वह जल्दी से चीज़ों को गेन करता है। कोई व्यक्ति मंद बुद्धि को का होता है तो उसका जो है लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। फिर है मनोभावों का नियम, कोई व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई व्यक्ति कम इमोशनल होता है, तो यह भी एक एसोसिएशन का नियम है। सहचर्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्लासिफाई किया गया है एसोसिएशन को। तो क्लासिफाई करने के लिए मुक्त सहचर और नियमित सहचर दो तरह से किया गया है। मुक्त में स्वतंत्र विधि और निरंतर विधि आते हैं और नियमित सहचर में आंशिक नियंत्रण और पूर्ण नियंत्रण आता है। मुक्त सहचर, इसमें फर्स्ट है स्वतंत्र विधि, इसमें कोई भी जो है फाउंडेशन नहीं होती है, सब्जेक्ट को पूरी फ्रीडम होती है रिस्पॉन्स देने की। फिर है निरंतर विधि यानी कि कंटिन्यूअस मेथड, इसमें जो है स्टिमुलस जब बोला जाता है तो सब्जेक्ट को लगातार रिस्पॉन्स देने होते हैं, उसे कई वर्ड्स एक साथ बोलने होते हैं, 5 से 10 वर्ड कम से कम, ये होता है निरंतर विधि में। अब है नियंत्रित सहचर, कंट्रोल्ड एसोसिएशन, ये दो तरह से होता है। आंशिक नियंत्रित विधि, यह वह विधि होती है जिसमें टाइम तो बाउंड होता है लेकिन कुछ स्पेसिफिक फील्ड में होता है, जैसे कि इसमें हमें थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को लिबरल हो जाते हैं हम, थोड़ी बहुत छूट होती है। पर फुल्ली कंट्रोल्ड विधि, पूर्ण नियंत्रित विधि में सब्जेक्ट को इतनी छूट नहीं होती, वो बाउंडेड होता है हर एरियाज से। जैसे कि हमने सब्जेक्ट से बोला कि फुटबॉल के शब्द संबंधित शब्द बताइए, तो उसे सिर्फ फुटबॉल से ही रिलेटेड शब्द बताने हैं, तो इसमें हमने सब्जेक्ट को बाउंड कर दिया। फिर है सहचर्य प्रक्रिया काल,
एसोसिएशन रिएक्शन टाइम, कैटल थम एंड मोर्रे के अनुसार उन उद्दीपक शब्दों को ART उतना ही कम होता है जितनी ही शब्दों की आवृत्ति दैनिक जीवन में कम होती है। यानी कि जो शब्द हमारे दैनिक जीवन में कम इस्तेमाल किए जाते हैं उनका ART भी कम होता है। एक अन्य अध्ययन में यह भी देखा गया है कि जितना भी अधिक दृढ़ सहचर्य होता है उतना ART कम होता है। यानी कि जितना ज़्यादा एसोसिएशन होगा उतना ज़्यादा ART कम हो जाएगा। और इसमें ART में मैक्सिमम टाइम 1 या 2 सेकंड का रखा जाता है। फिर है सहचर्य प्रक्रिया काल के निर्धारक तत्व। कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं? तो इसमें है उद्दीपक का स्वभाव, उद्दीपक का कैसा स्वभाव है या रिएक्शन टाइम को जो है काफ़ी अफेक्ट करता है कि उद्दीपक कैसे बोल रहा है, कितना क्लियर बोल रहा है। ये सारी चीज़ें ART को अफेक्ट करती हैं। दिन है मानसिक भावना ग्रंथियों का पता लगाने में। जो मानसिक भावना होती है जैसे मित्रता, विवाह, नौकरी, व्यापार, प्रेम, संकट, शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, घूमना इत्यादि, इन सब का पता लगाने में भी यूज़ किया जाता है। अब है अन्य क्षेत्रों में, तो इसमें कुछ क्षेत्र बताए गए हैं। अब है क्रियात्मक पक्ष, तो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रयोग का नाम। मुक्त सहचर्य प्रयोग है ये हमारा। प्रयोग का उद्देश्य क्या है? सहचर्य के प्राथमिक नियमों का अध्ययन करना, प्रयोज्य की अंतर्निहित मनोग्रंथियों का पता लगाना, व्यक्ति की विशेषताओं का पता लगाना और सहचर्य के प्रभावी कारकों का पता लगाना। फिर है क्रियात्मक परिकल्पना। हमारी हाइपोथेसिस क्या है? तो प्रयोज्य को प्रति उत्तरों में समीपता के नियम की आवृत्ति समानता व विषमता के नियम से अधिक होगी। फिर है चर या परिवर्त नियम। वेरिएबल्स जो है होते हैं, चर वे होते हैं जिनका हम अपने प्रयोग में निरीक्षण करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। वेरिएबल्स 2 टाइप के होते हैं। स्वतंत्र चर, प्रयोज्य के सामने दिए गए उद्दीपक शब्द स्वतंत्र चर के अंतर्गत आते हैं। फिर है परतंत्र चर, इसमें जो है उद्दीपक शब्दों की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया काल परतंत्र चर में आते हैं। फिर आप प्रयोज्य का विवरण देंगे, इसके बाद प्रयोगकर्ता का विवरण देंगे। फिर आप आवश्यक सामग्री इसमें बताएंगे कि केंट रोसोफ की 100 उद्दीपक शब्दों की सूची चाहिए होगी और विराम घड़ी चाहिए होगी, आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा और स्टेशनरी चाहिए होगी। फिर आप प्रारंभिक तैयारी बताएंगे कि स्वच्छ जो है शांत हवादार वातावरण का कमरा था, इसमें सारी सामग्री एकत्रित की, भली भांति जांच कर लिया हमने सामग्रियों की और प्रयोज्य का निरीक्षण किया हमने कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके पश्चात जो है प्रयोज्य को प्रयोग के लिए हमने कहा। फिर आप इसमें सावधानियां बता देंगे कि जो है परीक्षण कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था थी, विराम घड़ी का निरीक्षण कर लिया, वातावरण शांत था। ये सारी चीज़ें आप बता देंगे इसमें। तो प्रयोज्य को प्रयोग से संबंधित सभी निर्देशों को ठीक से तरीके से समझा देंगे और प्रयोज्य को 1 से 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें, और प्रतिक्रिया काल को हम विराम घड़ी के द्वारा नोट करते जाएंगे। फिर इसमें लिखेंगे निर्देश।
तो निर्देश में हम सामान्य निर्देश पहले बताएंगे। प्रयोज्य के निर्देश दिया गया कि वह प्रत्येक उद्दीपक का सही उत्तर देगा और 1 से 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उसे केवल एक ही आंसर बोलना है। इसमें विशिष्ट निर्देश बताएंगे कि स्टार्ट बोलने पे ही ये उसे उत्तर देना था। देन 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 25-25 शब्दों के बाद 2 मिनट का आराम दिया जाएगा। प्रयोज्य को किसी तरह का डर या तनाव न रखे। फिर प्रविधि लिखेंगे हम, इसमें प्रोसीजर क्या रहा। तो सब जिस तरह से हमने कंडक्शन किया होगा वो पूरी इसमें प्रोसीजर लिख देंगे कि पहले हम सब्जेक्ट को शांत वातावरण में बिठाते हैं, देन उससे सारी चीज़ें बता देते हैं कि आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जैसे ही स्टिमुलस वर्ड बोलेगा वैसे ही आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना है, जो आपके माइंड में फर्स्ट क्लिक होगा वही वर्ड। ये हम 100 वर्ड्स के लिए करेंगे। ये आप पूरा प्रोसीजर इसमें बता देंगे। देन हमारी एक तालिका बनेगी, प्रत्येक नियम की सूची। इसमें समीपता की तालिका बनेगी। ये इसमें हम वर्ड्स दिखा देंगे, सारे वर्ड्स को, कि समीपता में कौन कौन से वर्ड्स हैं और कितना उसमें टाइम लगा। ये समीपता के नियम के वर्ड्स हैं। तो इसमें टोटल 58 वर्ड्स हैं और जो टाइम लगा है टोटल वो 78.3 है। इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। कुल प्रतिक्रिया शब्द अपॉन कुल उद्दीपन शब्द। इससे प्रतिशत हमारा समीपता के नियम का निकल आएगा 58%। फिर हम सेकंड नियम लिखेंगे, समानता नियम की तालिका। इसमें समानता के नियम के जितने भी वर्ड्स होंगे हम सब इसमें लिख देंगे एक टेबल के थ्रू। इसमें टोटल 21 वर्ड्स हैं इसके लिए, और टाइम जो है 28.5 है। इसके लिए प्रतिशत निकालेंगे, कुल प्रतिक्रिया शब्द अपॉन कुल उद्दीपक शब्द इंटू 100। तो समानता का नियम, इसके लिए प्रतिशत आ जाएगा 21%। फिर हम विषमता के नियम की तालिका बनाएंगे। तो इसके लिए जितने वर्ड्स होंगे वो लिखेंगे। इसमें टोटल 13 वर्ड्स हैं और टाइम जो है 17.6 लगा है। इसके लिए प्रतिशत निकालेंगे तो कुल प्रतिक्रिया शब्द अपॉन कुल उद्दीपक शब्द इंटू 100। इसका जो है परसेंटेज आ जाएगा 13%। फिर मनोभाव नियम की तालिका बनाएंगे। इसमें 4 वर्ड्स हैं टोटल। इसके परसेंटेज निकालेंगे तो इसका टोटल 4% आ जाएगा। फिर नवीनता का नियम है, इसके वर्ड्स लिखेंगे तो इसमें भी 4 वर्ड्स हैं तो इसका परसेंटेज जो है 4 आ जाएगा। इसके बाद हम फलांकन तालिका बनाएंगे, स्कोरिंग टेबल। इसमें हम एक तरफ सहचर के नियम लिखेंगे, फिर प्रतिक्रिया शब्द की संख्या लिखेंगे और प्रतिक्रिया का टाइम लिखेंगे और प्रतिक्रिया शब्द का जितना प्रतिशत हमने अलग अलग नियम के लिए निकाला है वो लिख देंगे। फिर एक औसत प्रतिक्रिया समय निकालेंगे हम। टोटल जितना टाइम होगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा औसत टाइम आ जाएगा। ये हमारी तालिका रहेगी। फैट की बुकलेट है ये जो है फ्री एसोसिएशन टेस्ट की बुकलेट है। इसको ऐसे लगा देंगे। इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में पहले आंकड़े शो कर देंगे, फिर एक्स एक्सिस पे हम लॉज को दिखाएंगे कि कौन सा नियम है और वाई एक्सिस पे हम टाइम दिखा देंगे।
तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सारे नियम का हम शो कर देंगे टाइम के थ्रू। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा इसमें। फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करेंगे, परिणामों की व्याख्या करेंगे। तो इसमें एक एक करके सारे ही नियमों की व्याख्या कर देंगे हम ऐसे। इसके बाद हम निष्कर्ष दिखाएंगे कि जो प्राथमिक नियम अथवा गौड़ नियम थे, अध्ययन हमने कुशलतापूर्वक इसका कर लिया है। इसके बाद शैक्षिक निहितार्थ बताएंगे कि शिक्षकों के लिए क्या जो है महत्वपूर्ण है, क्यों मुक्त सहचर्य विधि। इसके बाद बच्चों के लिए शैक्षिक निहितार्थ बताएंगे कि मुक्त सहचर्य विधि जो है वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, छात्रों के लिए। फिर माता पिता के लिए बताएंगे इसका शैक्षिक निहितार्थ। इसके बाद आप रेफरेंस लिखेंगे, संदर्भ ग्रंथ। तो ये कुछ बुक्स हैं S.N. शर्मा और डॉक्टर विवेक भार्गव की और प्रीति वर्मा और श्री D.N. श्रीवास्तव की। यहाँ पे हमारा मुक्त सहचर प्रयोग कंप्लीट होता है। थैंक यू।